गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कोमल, विशाखा, उज्जवल, आदित्य, कोई नहीं उज्जवल। चलिए सभी को गुड इवनिंग। और स्टूडेंट, जैसा कल जो हमने क्लास में सामान्य परिचय में आम में फलों का वर्गीकरण पढ़ा था जनरली, और फलों के वर्गीकरण के बाद हमने फलों के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे जैसे उपनाम है, फलों के प्रकार है, वो सारी चीजें कल हमने डिस्कस करी। आज हम डायरेक्ट फलों के बारे में ही बात करेंगे। और हमारा जो सबसे प्रमुख और सबसे जो इम्पोर्टेंट फल है वो आपको भी पता है, आम है। तो सबसे पहले जो हमारी चर्चा शुरू होगी वो अब आम से शुरू होगी। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं आज आम से शुरुआत करें, ठीक है। चलिए, गौरव गुड इवनिंग, मनप्रीत कौर गुड इवनिंग, राकेश मीणा राम राम। चलिए स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो कहाँ से शुरू होगा, आम से। चलिए, आम के बारे में जितनी भी हमारी इंपोर्टेंट जानकारी होगी वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंगो। अब अगर स्टूडेंट्स हम आम की बात करें तो बहुत सारे पॉइंट इसके ऐसे हैं जो हमें एग्जामों में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजों की बात करें जो हमें सभी फलों से पूछी जाती हैं। जैसे मैं अगर बात करूं इसका वैज्ञानिक नाम, सबसे पहले क्या आएगा, वैज्ञानिक नाम। अगर हम वैज्ञानिक नाम की बात करें, सारे स्टूडेंट्स को पता होगा क्या है, मेंजीफेरा, मेंजीफेरा इंडिका। वैज्ञानिक नाम क्या है, मेंजीफेरा इंडिका है। वहीं अगर मैं बात करूं इसका कुल, तो आम का कुल कौन सा होता है, कुल है इसका एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी। अगर मैं बात करूं इसकी उत्पत्ति, उत्पत्ति इसकी कहां से हुई है, इंडो बर्मा। कहां से मानी गई है, इंडो बर्मा से मानी गई है। इंडो बर्मा का मतलब इंडिया और म्यांमार वाला जो क्षेत्र है वहां से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट में अगर और भी बात करूं तो इसमें जैसे गुणसूत्र है। ये जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं सारे ही फलों में पढ़ेंगे। गुणसूत्र इसमें कितने होते हैं, तो इसमें 2n बराबर 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे अगर मैं बात करूं खाने योग्य भाग, मैंने कल ही आपको बताया है, खाने योग्य भाग कौन सा होता है, इसका खाने योग्य भाग है हमारा मीजोकार्प। क्या होगा, मीजोकार्प होगा। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, अगला अगला है हमारा फल प्रकार, फल प्रकार। और इसके अगर हम फल प्रकार की बात करें तो क्या होगा, फल प्रकार होगा इसका ड्रप, ड्रप, या मैं कहूं तो क्या होगा, अष्टलोका। ये तो हमारा आम का सामान्य परिचय हो गया। और ऐसा सामान्य परिचय हम केवल आम में नहीं पढ़ेंगे, सभी फलों में पढ़ेंगे। जितने भी हम फल पढ़ेंगे, किसी भी फल से हमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका, ये सभी को पता है। कुल एनाकार्डियेसी है। उत्पत्ति इंडिया और बर्मा यानी इंडो बर्मा हो गया। गुणसूत्र 2n बराबर कितने होते हैं, इसमें 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। खाने योग्य भाग कौन सा है, तो इसका खाने योग्य भाग है मीजोकार्प। फल प्रकार की बात करें तो फल प्रकार क्या है, फल प्रकार इसका ड्रप या अस्टेल। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम स्पेशल बातें कर लेते हैं जो हमारी इंपोर्टेंट हैं और हमें एग्जामों में पूछी जाती हैं। दीपांशु, समीना। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स अगले पॉइंट पर, आगे जो हमारा पॉइंट बनेगा इसे हम क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है फलों का राजा। मैंने कल भी बताया था, इसको हम क्या कहते हैं, इसको फलों का राजा कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे बाथरूम फल भी कहा जाता है। हम इसको क्या कहते हैं, फलों का राजा है, बाथरूम फल है। और ये क्या है, ये भारत का राष्ट्रीय फल भी है। अगर हम भारत के राष्ट्रीय फल की बात करें तो कौन सा है, वो आम ही है। नेक्स्ट में अगर बात करूं विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन, अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में जो सर्वाधिक आम का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, वो भारत में होता है। अगर मैं बात करूं विश्व की 50% आम उत्पादन की, तो पूरे विश्व का लगभग 50% आम उत्पादन केवल कहाँ किया जाता है, केवल भारत में किया जाता है। अगर हम भारत की भी बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो आम है वो कहाँ पैदा होते हैं, भारत में सबसे ज्यादा आम पैदा होते हैं आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पैदा होंगे, उत्तर प्रदेश में। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो सबसे ज्यादा आम का उत्पादन कहाँ होगा, भारत में होगा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा आम उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं कि जो आम है,
आम का महत्व क्या है, आम में कौन कौन से पोषक मान पाए जाते हैं। तो जनरली मैं आपसे बता दूं आम में कौन कौन सी विटामिन पाई जाती है। मैंने आपको बताया होगा, आप किसी भी फल का कलर देख करके उसमें जो विटामिन है उनका पता लगा सकते हो। अगर हम विटामिनों की बात करें तो आम में कौन कौन सी विटामिन पाई जाती है, ध्यान रखना। आम में सबसे ज्यादा मात्रा में जो विटामिन होती है वो कौन से, ए है। इसके बाद कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन ई, बी। यानी आम के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें दो प्रकार के विटामिन होते हैं। एक तो विटामिन ए इसके अंदर पाई जाती है, और दूसरी अगर हम बात करें तो विटामिन बी भी इसके अंदर उपस्थित होती है। विटामिन ए और विटामिन बी दोनों इसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट में अगर बात करें स्टूडेंट, जो आम है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। मैं इसकी पोषक वैल्यू तो पता चल गई, लेकिन इसका जो उपयोग है वो हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो ध्यान रखना, आम का जो उपयोग है वो बहुत सारे उत्पादों को बनाने में किया जाता है। जैसे अगर हम उत्पादों की बात करें कि कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो आम से बनाए जाते हैं, तो मैं जनरली कह सकता हूं, एक तो हम इससे क्या बनाते हैं, अचार बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अचार। अचार, या हम कह सकते हैं इसका जो उपयोग है वो कैरी के रूप में भी किया जाता है, कैरी के रूप में। दूसरा मैं अगर बात करूं, हम इससे क्या बनाते हैं, हम इससे चटनी भी बनाते हैं। क्या बनाया जाता है, चटनी। तीसरी में अगर बात करूं, इससे क्या बनाया जाता है, आमचूर भी बनाया जाता है। क्या बनाते हैं, आमचूर भी बनाते हैं। आगे अगर मैं कहूं तो इसके द्वारा क्या बनाया जाता है, मुरब्बा भी बनाया जाता है। इसके द्वारा मुरब्बा भी बनाया जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, इसका क्या निकाला जाता है, पल्प भी निकाला जाता है। पल्प का मतलब है जो शरबत आप लोग पढ़ते हो, इसका क्या बनाया जाता है, इसका जो शरबत है वो भी बनाया जाता है। अगर हम आम के प्रमुख उत्पादों की बात करें तो कौन कौन से हैं, अचार है, चटनी है, आमचूर है, पल्प है, मुरब्बा है और शरबत है। एक प्रश्न तो आपको आया भी है कि आमचूर किससे तैयार किया जाता है। ध्यान रखना, अगर हम आमचूर की बात करें तो हमें पता चल गया किससे तैयार होता है, आमचूर तैयार होगा आपके आम से। आम के फलों से क्या बनाया जाता है, आमचूर बनाया जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, कुछ जनरल चीजें हमें और भी आती हैं इससे संबंधित। जनरली हम कह सकते हैं कि जो हमारा आम का फल है, आम के फल का टीएसएस अगर हम बात करें, टीएसएस का मतलब होगा टोटल सोल्यूबल सॉलिड, यानी कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। अगर हम आम के फल की बात करें तो आम के फलों का जो टीएसएस होता है एवरेज, वो कितना होता है, 20% होता है। आम के फलों का टीएसएस कितना होगा, 20% होगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो आम का पुष्पक्रम है, पुष्पक्रम, उस पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना, आम का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, इसका पुष्पक्रम कहलाता है पेनिकल। आम के पुष्पक्रम को हम क्या बोलते हैं, तो इसके पुष्पक्रम को पेनिकल बोला जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो एक क्वेश्चन हमें ये भी आता है कि आम में जो परागण की क्रिया है, जनरली अगर हम बात करें आम के अंदर जो परागण की क्रिया है वो किसके द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखना, व्हाइट फ्लाई या हम कहें सफेद मक्खी। और आम के बगीचे में आपने देखा भी होगा क्या होती है, सफेद मक्खी होती है, व्हाइट फ्लाई होती है। वो व्हाइट फ्लाई क्या करती है, आम में परागण का काम करती है। आम के अंदर जो परागण की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, व्हाइट फ्लाई या सफेद मक्खी के द्वारा होती है। नेक्स्ट अगर मैं और भी बात करूं तो जनरली हमें प्रश्न पूछा जाता है, आम की जो स्टोन है, आम का जो स्टोन है, या मैं कहूं आम की जो गुठली है उसका जीवन काल कितना होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। अगर हम आम की गुठली या स्टोन की बात करें तो इसका जीवन काल कितना होगा, 30 दिन होगा। जैसे आप बाजार से आम लेकर के आए और उस आम को आपने खा लिया, बची क्या उसकी गुठली, उस गुठली को आप लोग फेंक देते हो या लगा देते हो। तो जब आप उस गुठली को खाने के तुरंत बाद लगा देते हैं खेत में, तब तो उसमें से पौधा तैयार हो जाता है। लेकिन जब आप 1 या 1.5 महीने बाद में उसको लगाओगे तो उससे पौधे का विकास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्टोन या गुठली का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 30 दिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, हमें एक क्वेश्चन इसके प्रवर्धन से भी आ सकता है कि जो आम का प्रवर्धन है, प्रवर्धन वो किसके द्वारा किया जाता है। अगर स्टूडेंट्स हम आम के प्रवर्धन की बात करें तो कई सारी विधि हैं। एक तो मैंने आपको बताया होगा व्यावसायिक प्रवर्धन। आम के अगर हम व्यावसायिक प्रवर्धन की बात करें तो किसके द्वारा होगा, वो होगा विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा। ध्यान रखना, आम का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, ये तो होगा आपका विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा। दूसरी मान लो अगर हम व्यावसायिक प्रवर्धन के अलावा बात करें तो कौन कौन सी विधि आती है इसमें, एक आती है इसमें स्टोन ग्राफ्टिंग। कौन सी आती है, स्टोन ग्राफ्टिंग। स्टोन ग्राफ्टिंग का मतलब है जो जड़ों के पास की जाती है।
और ये कितनी आयु पर की जाती है? जब पौधा 14 से लेकर के 15 दिन की आयु का हो जाता है। जब हमने गुठली से नया पौधा तैयार किया और वो पौधा 14 से 15 दिन की आयु का हो गया, तब हम उसमें क्या करेंगे? स्टोन ग्राफ्टिंग करेंगे। एक इसमें हम क्या करते हैं? एक इसमें हम इनार्चिंग भी करते हैं, मैंने आपको बताया भी होगा। इसका प्रवर्धन किसके द्वारा? इसका प्रवर्धन इनार्चिंग के द्वारा भी किया जाता है। ये तो आम के बारे में हमारी कुछ सामान्य जानकारी हो गई जो हमें एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा हमें और भी आती है, जैसे मिट्टी। तो मिट्टी आपको पता है सारे फलों के लिए लगभग बलुई दोमट चाहिए, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। एक आपसे क्या आता है? जलवायु। जलवायु हमने पहले ही पढ़ ली। कैसी जलवायु का पौधा है? ये उपोष्ण जलवायु का पौधा है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर इंपोर्टेंटली ध्यान रख सकते हो, इसकी जो खेती है, आम की खेती हम 1500 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी कर सकते हैं। यानी अगर किसी क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से 1500 मीटर है, तो समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में आम की जो खेती है वो बहुत आसानी से की जा सकती है। आम की खेती समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सामान्य वर्गीकरण हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार दोबारा से बता दूं, वैज्ञानिक नाम क्या होगा? मेंजीफेरा इंडिका। कुल क्या है? एनाकार्डियेसी। उत्पत्ति इंडो बर्मा से हुई है। गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 2n बराबर 40 गुणसूत्र इसके अंदर पाए जाते हैं। खाने योग्य भाग कौन सा है इसका? वो मेसोकार्प। फल प्रकार क्या है? अस्टिल है। फल से फलों का राजा कहते हैं, बाथरूम फल भी कहते हैं, राष्ट्रीय फल भी इसको कहा जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा आम उत्पादन भारत में होता है। भारत में सबसे ज्यादा आमों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। आम में विटामिन ए और विटामिन बी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, आम का उपयोग अचार, चटनी, आमचूर, शरबत, मुरब्बा और पल्प बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, आम का टीएसएच कितना होगा? तो 20% होगा। आम के पुष्पक्रम को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाएगा पेनिकल। परागकण इसमें किसके द्वारा होता है? तो ये इसमें होगा सफेद मक्खी के द्वारा। अगर मैं बात करूं इसकी गुठली का जीवन काल, तो 30 दिन होता है। प्रवर्धन इसमें कई विधियां हैं, विनियर ग्राफ्टिंग है, स्टोन ग्राफ्टिंग है, जो कि 14 से 15 दिन की आयु के पौधों में की जाती है। और इसमें क्या है? इनार्चिंग है। इन सभी विधियों के द्वारा इसमें क्या किया जाता है? प्रवर्धन किया जाता है। आम का हमारा जो सामान्य परिचय था वो हो गया कंप्लीट। अब मुझे बताओ, यहां तक सभी का मैटर क्लियर हुआ क्या, या किसी को कोई डाउट है? क्लियर है तो फटाफट से मुझे कमेंट करो, ताकि अगर हम और आगे लेके चले। मनप्रीत कौर, सर 11 बजे क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते, स्कूल जाते हैं। क्लास 11 बजे कब होती है आपकी? आपकी क्लास तो सुबह 7 बजे होती है। आकांक्षा, गुड इवनिंग। शिवराज, विशाखा, रीना, प्रिया, लक्ष्मण, क्लियर है सभी का? फटाफट से बता दो। और आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी मैटर से आ जाएगा, बहुत सारा मैटर हो गया आपका एक ही स्क्रीन पे आम से संबंधित। आकांक्षा मंगल क्लियर है। आदित्य, सर जी क्या कह रहे हो? वर्धन पेपर में कैसे लिखें, क्या लिखना चाह रहे हो आप? अच्छा, सभी का क्लियर है। विशेष, उत्तर प्रदेश में कितने % आम उत्पादित होते हैं? देखो, ये आंकड़ा हर साल चेंज होता रहता है, और अभी आंकड़े आपको पढ़ने नहीं है। आंकड़े हम केवल एग्जाम के टाइम पर पढ़ेंगे। जितने भी हमारी फसल हैं, फल हैं, सभी के आंकड़े केवल हमें एग्जाम के टाइम पर पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलें अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है हमारी उन्नत किस्में, और ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारा आम का। उन्नत किस्म, उन्नत किस्म, उन्नत किस्में इसकी हमारी बहुत सारी हैं। एक तो हमें जनरली प्रश्न पूछा जाता है दो तरह से, कि आम की एकांतर फलन वाली किस्म कौन सी है। एक तो क्या आएगा? एकांतर फलन वाली, एकांतर फलन वाली जनरली एनसीईआरटी से सवाल आता है। और एक आता है आम की रेगुलर फलन वाली किस्म कौन कौन सी है। जनरली हमें यहां से एक क्वेश्चन आता है, बेसिकली एक क्वेश्चन आएगा। पहले तो हम इसको ही देखते हैं। अगर हम एकांतर फलन वाली किस्मों की बात करें तो इसमें कौन कौन सी आती हैं? एक तो आपकी दशहरी, दूसरी आपकी लंगड़ा, और अगर मैं बात करूं तो अल्फांजो। दशहरी, लंगड़ा और अल्फांजो आम कैसे होते हैं? एकांतर फलन वाले होते हैं। और अगर मैं बात करूं, आम्रपाली है, मल्लिका है,
नीलम है, ये कैसी हैं, ये आपकी रेगुलर फलन वाली है। मैंने 3-3 इसलिए लिखाई है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में केवल 3-3 है, तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो इन तीनों से ही आएगा। बाकी बहुत सारी रेगुलर होती हैं, आजकल जितनी भी किस्में आ रही हैं वो सारी रेगुलर हैं, देसी किस्मों को छोड़ करके। इसके बाद अगर मैं बात करूं, कुछ हमें संकर किस्में पूछी जाती हैं, कुछ किस्मों के हमें क्या पूछे जाते हैं, संकर पूछे जाते हैं। अब ये इंपोर्टेंट है। जर्नली में अगर बात करूं संकर, एक तो हमें किसका पूछा जाता है, एक संकर तो हमें पूछा जाएगा, सबसे इंपोर्टेंट है हमारी आम्रपाली। आम्रपाली। अब आम्रपाली का संकरण क्या होगा, तो आम्रपाली का संकरण होगा आपका दशहरी इंटू नीलम। और आप लोगों से डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा कि आम्रपाली कौन कौन सी किस्मों का संकरण है, तो ये दशहरी और नीलम का संकरण है। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है डीएनए। क्या है, डीएनए। डीएनए का मतलब क्या हुआ, दशहरी इंटू नीलम से क्या बनी है आपकी आम्रपाली बनी है। दशहरी और नीलम से क्या बनी है, आम्रपाली बनी है। एक आती है हमारी मल्लिका। जो मल्लिका किस्म का विकास हुआ है वो इनके उल्टे क्रम से हुआ है। उल्टे क्रम का मतलब क्या हुआ, अगर मैं मल्लिका की बात करूं, जैसे मान लो मैं किसकी बात कर रहा हूं, अगर मैं मल्लिका की बात कर रहा हूं तो मल्लिका का संकरण क्या होगा, इसका उल्टा होगा। उल्टे का मतलब क्या हुआ, नीलम इंटू दशहरी। नीलम इंटू दशहरी। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। आम्रपाली और मल्लिका लगभग सेम क्रॉस है। अंतर क्या है, आम्रपाली दशहरी और नीलम का संकरण है, मल्लिका नीलम और दशहरी का संकरण है, बस इनमें इतना सा अंतर है। इसके बाद में अगर बात करूं, एक आती है हमारी रत्ना। क्या आती है, रत्ना। तीसरी अगर हम किसकी बात करें, रत्ना की बात करें, रत्ना। अब रत्ना किस किस का संकरण है, ये संकरण नीलम इंटू अल्फांजो। नीलम इंटू अल्फांजो। अब इसकी ट्रिक क्या है, ये कि हमने क्या पढ़ा, डीएनए, और यहां हम क्या पढ़ेंगे, आरएनए। क्या पढ़ेंगे, आरएनए। अब आरएनए का मतलब क्या हुआ, रत्ना किसका संकरण, नीलम इंटू अल्फांजो। आरएनए का मतलब क्या हुआ, रत्ना, संकरण किसका है, नीलम इंटू अल्फांजो। डीएनए का मतलब क्या हुआ, दशहरी इंटू नीलम बराबर क्या होगा, आम्रपाली होगा। ठीक है। इसके बाद अगर मैं और बात करूं, अगली एक चौथी कौन सी आती है, रत्ना हो गई, एक है हमारी सिंधु। सिंधु ये इंपोर्टेंट है, सिंधु। अगर मैं सिंधु की बात करूं, ये किसका संकरण है, ये रत्ना इंटू अल्फांजो। ये किसका संकरण है, रत्ना इंटू अल्फांजो का संकरण है। और इसकी याद रखने की ट्रिक क्या है, इसकी याद रखने की ट्रिक है RAS। क्या है, RAS। RAS से हम याद रख सकते हैं, R का मतलब रत्ना, A का मतलब क्या हुआ, अल्फांजो, और S का मतलब क्या हुआ, सिंधु। रत्ना इंटू अल्फांजो का संकरण क्या है, सिंधु है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, एक आती है अब आपकी अंबिका। 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 अब अगर मैं अंबिका की बात करूं तो एक इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये किसका संकरण है, ये संकरण है आपका आम्रपाली। आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद। आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद का संकरण है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक और किस्म आती है हमारी जो कि इंपोर्टेंट है, अरुणिका। अरुणिका। अगर मैं अरुणिका की बात करूं, ये किसका संकरण है, ये आम्रपाली। आम्रपाली इंटू वनराज। आम्रपाली इंटू वनराज का संकरण है। ये सभी किस्में आपको एग्जाम में पूछी जाती है। इन सभी क्रॉसों से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेगा किसी किस्म का नाम देकर, ये किस किस किस्म का संकरण है। जैसे मान लो उसने पूछा आपसे रत्ना किस किस का संकरण है, तो रत्ना आपको बताए क्या होगा, RAS यानी नीलम, वो RNA यानी नीलम इंटू अल्फांजो। सिंधु किसका होगा, रत्ना इंटू अल्फांजो। अंबिका किसका होगा, आम्रपाली और जनार्दन पसंद। अरुणिका किसका होगा, आम्रपाली इंटू वनराज। और सबसे इंपोर्टेंट है तो आपकी आम्रपाली और मल्लिका। तो आम्रपाली किसका है, दशहरी इंटू नीलम का है। और अगर हम मल्लिका की बात करें तो ये किसका है, ये नीलम इंटू दशहरी का है।
ये तो हमारी कुछ किस्में, एक तो उन्नत किस्मों में 2 टाइप की हो गई और एक हमारी संकर किस्म हो गई। इसके अलावा और भी कई तरीके से हमें इन किस्मों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कैसे आते हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, पीयूष सैनी क्या हुआ, 12th आर्ट सब्जेक्ट से पास की है तो क्या वो एग्री सुपरवाइजर का नहीं दे सकता? अगर किसी ने आर्ट से या बायोलॉजी से किसी दूसरे सब्जेक्ट से 12th की है तो वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम नहीं दे पाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और नेक्स्ट चले उन्नत किस्मों में ही। अब कुछ डिस्कशन में हम जान लेते हैं, बहुत सारी उन्नत किस्में हमें पूछी जाती है। जैसे अगर मैं डिस्कशन में आपकी बात करूं तो एक आपको प्रश्न पूछा जाता है, आम की बोनी किस्म कौन सी है? बोनी किस्म, अगर मैं बोनी किस्म की बात करूं तो वो कौन सी है? वो है हमारी आम्रपाली। कौन सी है? आम्रपाली। और कितनी दूरी पर इसको लगाया जाता है? तो 2.5 गुणा 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इसके बाद में अगर बात करूं, एक हमें आता है आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? ये तो आपने 12th में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। अगर हम बीज रहित की बात करें तो कौन सी है? वो आपकी सिंधु। कौन सी है? सिंधु। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके अंदर गुठली तो पाई जाती है, लेकिन गुठली बहुत महीन होती है। बहुत महीन का मतलब है कि गुठली का वजन मात्र 6 ग्राम होता है। गुठली बहुत छोटे आकार की होती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, अगला अगला है हमारा आम की सबसे मीठी किस्म। सबसे मीठी, सबसे मीठी कौन सी है? वो है आपकी चौसा। कौन सी है? चौसा। एक अगर मैं बात करूं, आमों का राजा, इंपोर्टेंट है, आमों का राजा किस किस्म को कहते हैं? तो ध्यान रखना, आमों का राजा किसको कहा जाता है? अल्फांजो को। अल्फांजो को क्या कहा जाता है? आमों का राजा कहा जाता है। एक अगर मैं बात करूं यही आमों की रानी, ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट है, आमों की रानी। अब राजा रानी के बिना तो अधूरा है, तो रानी भी कोई ना कोई होगी। और रानी कौन सी है? रानी है केसर। ध्यान रखना, केसर को क्या कहा जाता है? केसर को कहा जाता है आमों की रानी। नेक्स्ट में अगर बात करूं, आमों की पछेती किस्म, आमों की सबसे पछेती किस्म, अगर हम पछेती किस्म की बात करें तो वो भी कौन सी है? वो है आपकी चौसा। पछेती किस्म कौन सी होगी? चौसा। इसके बाद मान लो मैं अगर बात करूं आमों की प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त किस्म, प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त, तो प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त कौन सी है? वो है आपकी केसर। केसर। आगे अगर मैं बात करूं आमों की सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली किस्म, और सारे क्वेश्चनों से आपको क्वेश्चन आ सकता है, सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली, तो सर्वाधिक निर्यात किसका किया जाता है? सर्वाधिक निर्यात किया जाता है अल्फांजो का। यानी भारत कौन से आम को विदेशों में भेजता है? तो अल्फांजो को भारत विदेशों में भेजता है। इसके बाद में अगर बात करूं स्पॉन्जी ऊतक की समस्या, स्पॉन्जी ऊतक की समस्या सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? स्पॉन्जी ऊतक की समस्या किसमें पाई जाती है सबसे ज्यादा? तो वो अल्फांजो में ही पाई जाती है। स्पॉन्जी ऊतक की सबसे ज्यादा समस्या किसमें होगी? अल्फांजो में होगी। एक अगर मैं बात करूं स्पॉन्जी ऊतक प्रतिरोधी कौन सी है? स्पॉन्जी ऊतक प्रतिरोधी, तो ध्यान रखना स्पॉन्जी ऊतक जो प्रतिरोधी है वो कौन सी है? वो है रत्ना। तो आम की रत्ना है उसको क्या माना गया है? स्पॉन्जी ऊतक के प्रति प्रतिरोधी माना गया है। और भी अगर मैं बात करूं तो जैसे कैरी के लिए उत्तम, कैरी का मतलब हुआ अचार, कैरी या अचार हेतु उत्तम, अचार हेतु उत्तम, तो वो कौन सी है? वो है केसर। कैरिया अचार के लिए जो सबसे उत्तम है वो कौन सी है? वो आपकी केसर है। इसके अलावा अगर मैं और भी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं तो एक आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र की प्रमुख किस्म कौन सी है? महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की जो सबसे प्रमुख किस्म है वो अल्फांजो है। अल्फांजो जो आम है वो कहाँ का है? वो महाराष्ट्र का है।
अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख किस्म कौन सी है? उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे प्रमुख किस्म है वो कौन सी है? वो आपकी दशहरी है। एक और अगर मैं बात करूं गुजरात की उत्तम किस्म कौन सी है, गुजरात की प्रमुख किस्म कौन सी है? गुजरात, तो गुजरात की आपकी एक तो वनराज है और एक केसर है। वनराज और अगर मैं बात करूं तो कौन सी? केसर। वनराज और केसर कहां की हैं? ये आपके उत्तर प्रदेश की हैं। एक अगर मैं बात करूं सबसे बड़े आकार का आम, या मैं कहूं अधिक उत्पादकता वाली, अधिक उत्पादकता वाली किस्म कौन सी है? तो वो है आपकी तोतापुरी। कौन सी है? तोतापुरी है, तोतापुरी। इतनी सारी जो उन्नत किस्में हैं जिनके क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी किस्म आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। बोनी किस्म कौन सी है? तो सबसे बोनी आपकी आम्रपाली। कितनी दूरी पर लगाया जाता है? 2.5 इंटू 2.5 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। बीज रहित कौन सी है? सिंधु है। बीज तो इसके अंदर होता है लेकिन बहुत छोटा होता है। गुठली का वजन कितना होगा? मात्र 6 ग्राम होगा। सबसे मीठी कौन सी है? चौसा है। आमों का राजा किसे कहा जाता है? अल्फांजो को कहा जाता है। आमों की रानी किसको कहते हैं? केसर को कहते हैं। पचैती किस्म कौन सी है? चौसा है। प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त कौन सी है? केसर है। सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली कौन सी है? अल्फांजो है। स्पॉन्जी ऊतक की समस्या किसमें होती है? अल्फांजो में होती है। स्पॉन्जी ऊतक प्रतिरोधी कौन सी है? रत्ना है। कैरिया अचार हेतु उत्तम कौन सी है? तो वो आपकी केसर है। इसके अलावा अगर मैं और भी बताना चाहूं, महाराष्ट्र की अल्फांजो है, उत्तर प्रदेश की दशहरी है, गुजरात की वनराज और केसर है, और अधिक उत्पादकता वाली कौन सी है? ये आपकी तोतापुरी है। एक अगर हम बात करें सेब के आकार की कौन सी है, जिसका आकार कैसा हो? सेब टाइप। सेब टाइप अगर मैं बात करूं तो कौन सी है? वो रूमाली है। एक किस्म आती है इसकी रूमाली, वो कैसी होती है? वो उसके जो फल होते हैं वो बिल्कुल सेब के आकार के होते हैं। रूमाली के किस्म फल कैसे होंगे? बिल्कुल सेब के आकार के होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन। एक अगर मैं बात करूं लाल रंग की कौन सी है, लाल रंग के फल किसमें प्राप्त होते हैं? लाल रंग, तो वो है आपकी लंगड़ा। जो लंगड़ा आम होता है उसके जो फल होते हैं वो कैसे होते हैं? वो आपके लाल रंग के होते हैं। इतने सारे क्वेश्चन आपको उन्नत किस्मों के आम से संबंधित पूछे जाते हैं। अब मुझे बताओ किसी का अब भी कोई डाउट है, या सारी की सारी चीजें फिट हो चुकी हैं दिमाग में? मनप्रीत, 12 की कब लगाते हैं क्लास? 12 का कोर्स पूरा हो चुका है, उसकी रिवीजन क्लास सुबह 7 बजे चलती है। शिवराज क्लियर है? गौरव, प्रिया, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, ध्यान रखना ये काफी इंपोर्टेंट है आम का जो फ्रूट है आपका। प्रिया कन्वर, सोनू राजपूत, अच्छा सभी का मैटर मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आकांक्षा, चलिए यहां तक क्लियर है। तो अब थोड़ा सा आगे अगले पॉइंट पर देख लेते हैं। अगर हम आम की बात कर रहे हैं तो एक तो हमें आम में पूछा जाता है पौधरोपण। अब हम थोड़ा सा जनरल जो पॉइंट है उनके बारे में देख लेते हैं। पौधरोपण, आम का जो पौधरोपण है वो किस माह में होता है? एक तो हमें क्या पूछा जाएगा? समय पूछा जाएगा। पौधरोपण किस माह में होगा? अगर हम महीने की बात करें तो पौधरोपण इसका होता है जून जुलाई में। कब होगा? जून जुलाई माह में किया जाता है। अगर मैं बात करूं पौधरोपण कितनी दूरी पर किया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 10 इंटू 10 मीटर की दूरी पर करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर हम आम्रपाली पौधे की बात कर रहे हैं तो उसका रोपण कितनी दूरी पर होगा? उसका रोपण 2.5 इंटू 2.5 मीटर की दूरी पर किया जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं पौधरोपण जब हम करते हैं तो गड्ढे का आकार कितना लिया जाता है? गड्ढे का आकार, गड्ढे का आकार इसमें कितना होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर। गड्ढा कितने आकार का खोदते हैं हम? 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर आकार का जो गड्ढा है इसके लिए पर्याप्त होता है। नेक्स्ट फिर अगर मैं बात करूं, मान लो हमने पौधरोपण भी कर दिया, पौधे हमारे फलन भी दे रहे हैं, तो हमें प्रश्न आएंगे यहाँ फलन से। फल जनरली में पूछा जाता है कि आम का जो एक पौधा होता है उससे हमें कितने फलों की प्राप्ति होती है। अगर हम आम के किसी एक पौधे की बात कर रहे हैं तो हमें एक पौधे से कितने फल प्राप्त होते हैं? सामान्य ये माना गया है कि एक पौधे से 80 से लेकर के 100 किलोग्राम फलों की प्राप्ति होती है। 80 से लेकर के 100 किलोग्राम फलों की प्राप्ति होती है।
या फिर हम कह सकते हैं कि एक पौधे से लगभग 1000 फल प्राप्त होते हैं। एक पौधे से कितने फल प्राप्त होंगे? लगभग 1000 फल प्राप्त होंगे। या हम कह सकते हैं 80 से लेकर के 100 किलोग्राम फलों की प्राप्ति होती है। एक डाटा के अनुसार अगर हम फलों की बात करें, इसके जो उपज है, उपज वो औसत कितनी है? 8 से लेकर के 9 टन प्रति हेक्टेयर है। इसकी जो औसत उपज है वो कितनी मानी गई है? 8 से लेकर के 9 टन प्रति हेक्टेयर मानी गई है। नेक्स्ट में अगर बात करूं आम के फलों की जो तुड़ाई है, तुड़ाई वो कब की जाती है? ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट है। अगर हम तुड़ाई की बात करें तो जब फल के अंदर 75% नमी होती है, जब फलों के अंदर क्या होगी? 75% नमी होगी, तो उस समय हम क्या करते हैं? फलों की तुड़ाई करते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक और चीज मैं आपको बता दूं, आम में एक क्या होती है? प्रूनिंग, इंपोर्टेंट पॉइंट है प्रूनिंग। अगर हम प्रूनिंग की बात करें तो आम में प्रूनिंग कब की जाती है? आपसे टाइम पूछेगा। प्रूनिंग कब करते हैं आम में? वो हम करते हैं दिसंबर माह में। कब करते हैं? दिसंबर माह में करते हैं। आप लोगों से डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि आम में प्रूनिंग या कटाई छटाई के लिए उत्तम समय कौन सा है? तो कटाई छटाई करने के लिए जो सबसे उत्तम समय होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका दिसंबर माह। नेक्स्ट में अगर बात करूं आम में कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है, जनरली अगर हम कीटों की बात करें कि आम में कौन कौन से कीट लगते हैं, तो कीट आम में कौन से लगेंगे? एक तो आपको पता चल गया सफेद मक्खी लगता है, सफेद मक्खी। एक कौन सा होता है? मिलीबग होता है। इंपोर्टेंट तो आपका मिलीबग ही है जिससे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपका फुंदका भी होता है, फुंदका। इन सभी में जो आम का इंपोर्टेंट कीट है वो कौन सा है? मिलीबग है। ठीक है, आम में परागण तो मैंने बता दिया। अगर आपसे आम में परागण की बात की जाए तो परागण तो कौन सा कीट करता है? सफेद मक्खी करती है। मिलीबग से कौन सा प्रश्न आपको पूछा जाता है? तो जनरली में अगर बात करूं तो मिलीबग का जो नियंत्रण किया जाता है वो किसके द्वारा करते हैं? वो केरोसिन के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? केरोसिन के द्वारा करते हैं। या हम कह सकते हैं हम तने पर लेप लगाकर करते हैं, तने पर लेप। मिलीबग कीट के नियंत्रण के लिए आम का जो हमारा तना होता है उस तने पर या तो लेप लगा देते हैं, या हम पॉलीथीन बांध देते हैं, या फिर इस पर क्या डालते हैं? केरोसिन का स्प्रे करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है आम में किस कीट का नियंत्रण तने पर लेप लगाकर किया जाता है, या आम में किस कीट का नियंत्रण केरोसिन के द्वारा किया जाता है? तो कौन सा कीट होगा? वो कीट होगा आपका मिलीबग। इंपोर्टेंट जो कीट है इसका सबसे वो मिलीबग है। इसके बाद इसमें एक कीट और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फल मक्खी। इनके अलावा इसमें कौन से कीट का प्रकोप हो सकता है? तो इसमें फल मक्खी कीट का भी प्रकोप हो सकता है। लेकिन फल मक्खी के लिए हम क्या लगाते हैं? ट्रैप लगाते हैं। फल मक्खी की जो ट्रैप आते हैं उनका उपयोग हम इनमें करते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करें इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, आप तो केवल नाम ही आते हैं एग्जाम में। अगर हम रोगों की बात करें तो आम में सबसे जो इंपोर्टेंट रोग है, अगर हम सबसे इंपोर्टेंट रोग की बात करें तो कौन सा है? वो है आपका सफेद चूनी। कौन सा है? सफेद चूनी। या हम इसको क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं चूड़ी फफूंद। चूड़ी फफूंद, सफेद चूड़ी, चूड़ी फफूंद, या हम इसको क्या कह सकते हैं? छाछा। छाछा। सबसे प्रमुख रोग कौन सा है? सफेद चूड़ी, चूड़ी फफूंद या छाछा। ये किसके द्वारा होता है? ये कवक के द्वारा होता है। कवक कौन सा है? कवक इसमें ओइडियम मेंजीफेरी। इसका कवक आपसे पूछा जाता है क्योंकि आम का प्रमुख रोग है। किसके द्वारा होगा? ये होगा ओइडियम मेंजीफेरी। किसके द्वारा होता है? ओडियम मेंजीफेरी नामक कवक के द्वारा ये रोग होता है। इसके अलावा एक दो रोग इसमें और आते हैं। एक में अगर बात करूं तो एंथ्रेक्नोज होता है। एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज में क्या होगा? पत्ती पर धब्बे बन जाते हैं। क्या होगा? पत्ती पर धब्बे बन जाते हैं और शाखाएं जो हैं वो इनकी क्या होने लगती हैं? सूखने लगती हैं। एक में अगर बात करें में कौन सा होता है? इनमें जड़ गलन भी होता है, जड़ गलन। और जड़ गलन को हम क्या बोलते हैं? रूट रॉट। कौन सा होता है? इनमें रूट रॉट रोग भी होता है। एक अगर मैं बात करूं जब हम इसकी नर्सरी लेते हैं, नर्सरी, तो नर्सरी में आद्र गलन भी हो जाता है, आद्र गलन भी हो सकता है नर्सरी में। इतने सारे रोगों का प्रकोप होगा। इनमें सबसे जो इंपोर्टेंट रोग होगा आम का वो कौन सा होगा? वो होगा सफेद चूड़ी, चूड़ी फफूंद या छाछिया रोग। एक और मैं अगर बात करूं तो आम में कुछ और समस्या होती है। आपसे प्रश्न पूछा था आम में स्पॉन्जी ऊतक की समस्या कैसे आती है? स्पॉन्जी ऊतक,
अगर हम आम में स्पॉन्जी ऊतक की समस्या की बात करें तो वो किसके कारण आती है, वो तापमान के कारण आती है। जब तापमान ज्यादा हो जाता है तो आम में क्या आ जाती है, स्पॉन्जी ऊतक की समस्या आती है। आपसे प्रश्न भी पूछेगा कि आम में अधिक तापमान के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो स्पॉन्जी ऊतक। स्पॉन्जी ऊतक होता क्या है, जब आम का फल पक जाता है और हम फल को काटते हैं तो हमें उसके अंदर कुछ खाली भाग दिखाई देता है, धारियां टाइप का भाग होगा जो खाली होगा, केवल एक जाली टाइप की संरचना उस पर बनी होगी। वो क्या होगा, वो होगा स्पॉन्ज रोग, उसको हम क्या कहेंगे, स्पॉन्जी ऊतक कहेंगे। एक आपको पूछा था आम में आंतरिक ऊतक क्षय, क्या पूछाएगा, आम में आंतरिक ऊतक क्षय, आंतरिक ऊतक क्षय किसके कारण होता है, या आंतरिक नेक्रोसिस कह सकते हैं, आम में आंतरिक नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस का मतलब होता है फलों का फटना, तो वो किसके कारण होगा, वो होगा बोरोन के कारण। आपको प्रश्न भी पूछा जाता है कि आम में नेक्रोसिस जो रोग है वो किसके कारण होता है, या फलों का फटने की जो समस्या है वो किसके कारण पैदा होती है, तो वो आपकी किसके कारण होगी, वो बोरोन के कारण पैदा होती है। एक और अगर मैं बात करूं आपसे, क्या पूछा जाता है, आम में ब्लैक टिप या काला धब्बा रोग कौन सा आता है, ब्लैक टिप, ब्लैक टिप। और ब्लैक टिप को हम क्या बोलते हैं, काला धब्बा। अगर हम ब्लैक टिप या काला धब्बा रोग की बात करें तो ये किसके कारण होता है, ये जो SO2 गैस है, और अगर मैं बात करूं जो CH4 है, और अगर मैं बात करूं जो बोरॉन की कमी है, ठीक है, या मैं मेनली बात करूं जो ईंट के भट्टे हैं, ईंट के भट्टे, ईंट के भट्टे, यानी जिन स्थानों पर आम के बगीचों के पास में ईंट के भट्टे होते हैं उन स्थानों पर आम में कौन सा रोग लगता है, ब्लैक टिप रोग लगता है। ईंट के भट्टों से कौन कौन सी गैस निकलती है, SO2 निकलती है, CH4 निकलती है, वहां बोरॉन भी होती है, बोरॉन की कमी के कारण भी ये रोग होता है। तो अगर हम ब्लैक टिप रोग की बात करें या काला धब्बा रोग की बात करें तो वो किसके कारण होगा, वो होगा आपका सीधा सीधा SO2, या फिर हम कह सकते हैं ईंट के भट्टे के नजदीक से जो गैस निकलती है उसके कारण होता है। ये आम में सामान्य चीजें आपको पूछी जाती हैं। एक आम में एकांतर फलन भी आता है। एकांतर फलन का मतलब वही है, एक वर्ष फलों का आना, दूसरे वर्ष फलों का ना आना। जिस वर्ष फल आते हैं उसको तो बोला जाता है ऑन ईयर, जिस वर्ष फल नहीं आते हैं उसको बोला जाता है ऑफ ईयर। आम में एक वर्ष फलों का लगना तथा दूसरे वर्ष फलों का ना लगना क्या होता है, वो होता है आपका एकांतर फलन। एक आता है आम में मॉल फॉर्मेशन, ध्यान रखना एक इंपोर्टेंट है, नई टेक्निक है मॉल फॉर्मेशन। अब मॉल फॉर्मेशन क्या है, आपने देखा होगा कई स्थानों पर आम की जो पत्तियां होती हैं, जो आम का सबसे ऊपरी भाग होगा उसमें पत्तियों का गुच्छा बन जाता है, और जब फूल आते हैं तो फूलों में भी पत्तियों का गुच्छा बनता है। तो वो जो गुच्छा बनेगा वो क्या है, वो मॉल फॉर्मेशन है। क्या है, मॉल फॉर्मेशन। मॉल फॉर्मेशन का उपचार क्या है, तो उसका उपचार ये है कि उसको जैसे ही आपको दिखे काट करके कहीं दूर जाकर के फेंक दो। एक उसके लिए हम कल्टार या पैक्लोब्यूट्राजोल का भी उपयोग करते हैं। एक आपको प्रश्न आता है कि आम में जो फल बनते हैं वो कितने पुष्पों पर बनते हैं, तो ध्यान रखना आम में अगर हम फलों के विकास की बात करें तो आम में जो फलों का विकास होता है, जो फल लगते हैं वो मात्र 0.01 या 0.1%, 0.1% फलों पर लगते हैं, पुष्पों पर। जैसे अगर आपके आम के पौधे में 1000 फूल हैं, ध्यान रखना अगर आपके पास कोई आम का पौधा है और उसमें 1000 फूल लगे हैं, उन 1000 फूलों में से अगर मैं फलों की बात करूं तो कितने फल बनेंगे, केवल एक फल बनेगा। यानी आम में 1000 फूलों में से एक फूल में क्या आता है, फल आता है। आपने देखा भी होगा बोर तो आम में बहुत सारा आता है, फूल तो खूब आता है, लेकिन फल कम लगते हैं। क्यों, क्योंकि मात्र 0.1% पुष्पों में ही क्या होता है, फलन होता है। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि आम में कितने प्रतिशत पुष्पों में फलन होता है तो कितने परसेंट पे होगा, मात्र 0.1% पुष्पों में फलन की क्रिया होती है। ये आपका आम का पूरा मामला हो गया फिनिश। सारी चीजें मैंने आपको बता दी, आम से संबंधित 4 स्लाइड हो गई हमारी। चारों स्लाइडों में हमने पूरे के पूरे जो आम हैं, आम के बारे में जो भी चर्चाएं हैं वो हमने कंप्लीट कर ली। आम क्या है, कौन कौन सी वेदर कंडीशंस हैं, कौन कौन सी चीजें प्रवर्तन है, कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, क्या क्या विकार इसमें होते हैं, कैसे उपचार करते हैं, सारी चीजें अब हमें पता चल गई। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको, कोई सा भी एग्जाम हो, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, किसी का कोई सवाल है? पीयूष सैनी, स्पॉन्जी ऊतक,
स्पंजी ऊतक सभी ने देखा होगा, मैंने बताया था स्पंजी ऊतक के बारे में। और प्रतिरोधी किस्मी मैंने बताई रत्ना। सबसे ज्यादा प्रभाव कहां होगा स्पंजी ऊतक का? अल्फांजो में। पंकज क्या कह रहा है? प्रिया, नीता, क्लियर है सभी का? शिवराज, रीना, चलिए फिर आज हमारा आम का पॉइंट क्लियर हो गया। बाकी कल जब हम आएंगे तो नेक्स्ट फ्रूट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।